दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब अंग्रेज़ों ने हम लोगों को अपना एक उपनिवेशवाद यानी कॉलोनी बनाई थी, यानी कि हम लोग को अपना गुलाम बनाया था, तो उस समय हमारी हालत कैसी थी? हम लोग के ऊपर किस प्रकार के शोषण वो लोग करते थे? क्या हम लोगों को अपना काम करने की आज़ादी थी? तो बिल्कुल नहीं थी दोस्तों। आज जो हम लोग अपने देश के अंदर आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं, आज हम लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को जो आज़ादी है, ये सेम आज़ादी हम लोगों को अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल के अंदर नहीं दी थी। किस प्रकार की आज़ादी आप लोग के मन में आएगा? इस प्रकार की आज़ादी जैसे आज आप लोग किसी भी स्कूल के अंदर जाकर पढ़ाई कर सकते हो। आज आप लोग अपने मनपसंद की कोई भी नौकरी कर सकते हो। आपके साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है? आप जो है पूरे देश के अंदर कहीं पर भी आ जा सकते हो। अपने मनपसंद का कोई भी काम कर सकते हो। ये तमाम आज़ादियाँ हम लोग को ब्रिटिश सरकार के शासनकाल के अंदर बिल्कुल नहीं थी दोस्तों। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके लिए अलग होटल होते थे, उनके लिए हॉस्पिटल्स अलग होते थे और इंडियंस के लिए अलग हॉस्पिटल्स और होटल्स वगैरह होते थे। कई बार होता था कि जो ब्रिटिश अधिकारी वगैरह होते थे, वो लोग अपने होटलों के बाहर लिखते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो ये किस प्रकार की आज़ादी थी? लेकिन अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि हम लोग को फिर आज़ादी मिली तो मिली कैसे? हम लोग को ये जो तमाम स्वतंत्रताएं हैं मिली तो मिली कैसे? तो दोस्तों, इस आज़ादी को दिलाने में सबसे बड़ा जो अहम योगदान है वो भारत देश के वीर सपूतों, स्वतंत्रता सेनानियों ने निभाया है, जिसके अंदर आपके भगत सिंह आते हैं, सुखदेव आते हैं, महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो इन नेताओं की वजह से जो है ब्रिटिशर्स को हराया गया और जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस देश को छोड़कर चले गए। तब जा कर के हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने जो है, जैसे बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और उस संविधान के अंदर उन तमाम आज़ादियों का उन्होंने अपने नागरिकों को दिया है जो हमको नहीं मिलते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग को क्या मिली है? स्वतंत्रता मिली है। ठीक है? तो हम लोग को इस स्वतंत्रता का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे भी देश हैं जो जिनको जो है बहुत लेट जाकर के आज़ादी उन लोगों को मिली। उनको जो है, उनको 1960-70 के दशक तक जो है उनके देश के जो अधिकारी वगैरह थे या उनके देश के जो शासक वगैरह थे, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। इसी फेरहिस्त में नाम है आपका नेल्सन मंडेला का दोस्तों। किसका? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के नागरिक थे, जिन्होंने जो है अपने देश के अंदर कई सारी इन्होंने भेदभाव को सहा। वहाँ पर जो गोरे चमड़ी वाले अधिकारी वगैरह थे, जो शासक वगैरह थे, काली चमड़ी कहे जाने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। उनको किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी दोस्तों। वो अपने मनपसंद का काम नहीं कर सकते थे। ठीक है? उनके लिए बसेस अलग बनाई जाती थी, उनके लिए मेट्रो स्टेशन, उनके लिए जो है होटल्स अलग बनाए जाते थे, हॉस्पिटल्स अलग बनाए जाते थे। तो इतना भेदभाव उनके साथ किया जाता था। वो अपने मनपसंद की नौकरी नहीं कर सकते थे, अपने मनपसंद का वो मतलब पढ़ाई नहीं कर सकते थे। तो उनके साथ इतनी यातनाएं थी। तो आज इसके एक चैप्टर के अंदर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि भैया नेल्सन मंडेला ने अपनी किताब जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंदर उन्होंने आज़ादी के बारे में बताया है, स्वतंत्रता के बारे में बताया है कि स्वतंत्रता, एक सच्ची स्वतंत्रता होती कैसे है और किस प्रकार से न केवल नेल्सन मंडेला ने बल्कि तमाम जितने भी ब्लैक लोग थे वहाँ के, साउथ अफ्रीका के, उन्होंने किस तरह से जो है अपने अधिकारों, अपनी आज़ादी को हासिल किया। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। और वहीं पर दूसरी तरफ हमारे को पढ़ना है आंग सान सूकी के बारे में कि इन्होंने जो म्यांमार के अंदर किस प्रकार से म्यांमार की जनता को आज़ादी दिलाया और उनकी आज़ादी के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए अपने बहुत कीमती साल जो है जेल के पीछे बिताए। तो हम तमाम इन दो हस्तियों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से खैर मकदम स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी एजुकेशन का, अपनी फैमिली का बहुत खूबसूरत तरीके से ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 11वीं राजनीति की राजनीतिक सिद्धांत की चैप्टर 2 जिसका नाम है दोस्तों स्वतंत्रता, आज़ादी। तो दोस्तों आज हम लोग जो है आज़ादी को बेहतर तरीके से पढ़ने वाले, समझने वाले हैं कि आज हम लोगों को जो आज़ादी मिली है, जो हम लोग अपने देश के अंदर आज़ाद हैं, हम लोग को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं दोस्तों। वो कैसे मिली मैंने आप लोग को बता दिया। और दो हस्तियों के बारे में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। वो हैं नेल्सन मंडेला जी और आंग सान सूकी जी। कि
इन्होंने जो है अपने देश के अंदर आज़ादी के लिए किस प्रकार से संघर्ष किया और इनके लिए आज़ादी के मायने क्या हैं दोस्तों। तो बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। आप लोग को बहुत बेहतर सिखाने वाला हूँ और तहे दिल से जो है आप लोगों का शुक्रिया है। आप लोग प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए समझते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता स्वतंत्रता आज़ादी का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि अगर आप नेल्सन मंडेला की बात करें, नेल्सन मंडेला तथा आंग सान सू के विचारों में दिखता है कि लोग, जैसे कि नेल्सन मंडेला की किताब का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके अंदर उन्होंने जो है आज़ादी के बारे में जिक्र किया है दोस्तों। ठीक है, और आंग सान सू की जिनकी बुक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो उन्होंने इस पुस्तक के अंदर है आज़ादी के बारे में जिक्र किया है कि उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि आज़ादी क्या है, स्वतंत्रता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रतिबंध का अभाव। ठीक है, अगर आप आज़ाद तभी कहलाएंगे जब तक आप पर किसी का दबाव नहीं है। आप अपने मर्जी का काम कर सकते हैं, आप अपने मर्जी का खा सकते हैं, पी सकते हैं। ठीक है, आपको ये कहने वाला नहीं है कि आपको तुमको ये करना, तुमको ये करना है। जहाँ पर प्रतिबंध आता है वहाँ पर आज़ादी क्या हो जाती है, डगमगा जाती है, आज़ादी खतरे में आ जाती है। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या है दोस्तों, क्या होगी परिभाषा स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता यानी आज़ादी की परिभाषा होगी प्रतिबंध का अभाव। ठीक है, जहाँ पर प्रतिबंध नहीं है किसी के ऊपर, वो अपनी मर्जी का, अपनी इच्छा का कोई भी काम कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो दोस्तों आज़ाद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज़ादी यानी स्वतंत्रता की परिभाषा समझ में आई होगी दोस्तों। स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है। जैसे स्वतंत्रता एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता और एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है दोस्तों, सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता, सभी अनुशासन में स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी आज़ादी जिसके अंदर आपके ऊपर प्रतिबंध भी हैं दोस्तों। बिल्कुल हमारे पास प्रतिबंध भी होने चाहिए, नहीं तो आप अपनी मर्जी का काम करेंगे तो इससे समाज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी आज़ादी के अंदर जो है प्रतिबंध भी होने चाहिए। जैसे हमारे माता पिता हैं, वो हम लोग को अपने उम्र के हिसाब से हमको आज़ादी देते हैं, हमारी उम्र के हिसाब से आज़ादी देते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं, फिर हम लोग पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने माता पिता की बातों को मानते हैं। तो स्वतंत्रता हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, जिसके अंदर थोड़े से प्रतिबंध होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, और दूसरी तरफ होता है नकारात्मक स्वतंत्रता, जिसके अंदर प्रतिबंध बिल्कुल नहीं होते। ऐसी स्थिति में अगर किसी को आज़ादी दे दी गई है लेकिन उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, तो इससे क्या हो जाएगा, समाज के अंदर अराजकता आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए कि किसी को बोला गया है कि तुम जो है हथियार बनाओ, तुमको ये आज़ादी दी गई है, लेकिन वो हथियारों को बनाने के साथ साथ क्या, अगर हथियारों का उपयोग करने लग जाए, दुरुपयोग करने लग जाए, तो इससे समाज में क्या आ जाएगा, अराजकता आ जाएगी दोस्तों। किसी को बोलने का अधिकार दिया गया है कि भाई तुम बोल सकते हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तुम्हें, तुम अपनी बात जो है रख सकते हो, लेकिन बात रखने के साथ साथ अगर वो किसी को गाली देने लग जाए, किसी के साथ बुरा आचरण करने लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा, नकारात्मक स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्वतंत्रता होना भी जरूरी है, लेकिन नकारात्मक नहीं, सकारात्मक, जिसके अंदर प्रतिबंध हो। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम लोग और क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि भैया हमें जो है प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे हानि का सिद्धांत क्या होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग पूरे चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में रखा गया है। मैंने आप लोग को जो है पहले किताब के अंदर पढ़ाया है कि भारतीय संविधान के अंदर जो है मूल अधिकार है, मूल अधिकार तमाम भारतीयों को उपलब्ध है दोस्तों। मूल अधिकार के अंदर जो है आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंदर कई सारे अधिकार रखे गए हैं, जिसके अंदर समानता का अधिकार आता है। ठीक है दोस्तों, समानता का अधिकार आता है उसके अंदर। फिर उसके अंदर आता है आपका आज़ादी का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 25 से लेकर 28। इसी तरह से उसके अंदर जो है कई सारे अधिकार दिएंगे। तो उन्हीं में से जो है दोस्तों एक अधिकार जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है दोस्तों, स्वतंत्रता, जो आपको दिया गया संविधान अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के बीच में। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता का आदर्श क्या है, आज़ादी आखिर है क्या, बाधाओं के स्रोत क्या क्या होते हैं, यानी कहाँ कहाँ से लोग प्रतिबंध लगाते हैं, फिर हमें बाधाओं की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी भी आज़ादी के अंदर जो है प्रतिबंध की जरूरत क्यों पड़ती है, हानि का सिद्धांत क्या है, आज़ादी बनाम स्वतंत्रता, लिबर्टी बनाम फ्रीडम क्या होता है, नकारात्मक तथा सकारात्मक तमाम आयामों को जो है हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए। ये देखिए किस प्रकार से एक इंसान जब आज़ाद हो जाता है तो आज़ादी का उसके लिए क्या मतलब होता है। तो दोस्तों बने रहिए, देखिए चलिए शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला की पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तथा आंग सान सू की पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर में क्या है, स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति को देख सकते हैं,
गरिमा में जीवन जीने के लिए भयमुक्त होना जरूरी है। हम लोग को पता है कि भैया नेल्सन मंडेला जी जो थे, उन्होंने अपने देश के अंदर कई सारे अत्याचारों को सहा है दोस्तों। एक गरिमा में जीवन जीने के लिए उनके पास आज़ादी नहीं थी। अंग्रेज जो गोरे लोग थे वो जिस तरह से चाहते थे उस तरह से जो है वहाँ के काले लोगों को रखते थे। ठीक है दोस्तों, वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसी तरह से आंग सान सू की म्यांमार के अंदर उनके साथ जो है कई सारे शोषण वगैरह होते थे, वहाँ के तमाम जनता के साथ शोषण होते थे। जो सत्ता में जिसके पास पावर है वो कमज़ोर लोगों के साथ कुछ भी कर सकता था, उनकी किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी। वो ना तो वोट दे सकते हैं, ना तो अपने नेता को चुन सकते हैं, वो ना तो बोल सकते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी दोस्तों। तो समझते हैं दोस्तों आज़ादी क्या होता है। तो देखिए, समानतः आज़ादी को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है। यानी कि आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी का मतलब होता है कि जब आपके पास प्रतिबंध ना हो, किसी भी प्रकार की सीमाओं ना हो, तो उस अवस्था को हम आज़ाद बोलते हैं दोस्तों। इसे मानव जो चाहे सो करे के अधिकार का पर्यायवाची समझ सकता है। ठीक है, यानी कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, मेरा मन जो करेगा मैं वो कर सकता हूँ, इसी को हम क्या बोलते हैं? आज़ादी बोल सकते हैं दोस्तों। कई सारे विचारक हुए जिसके अंदर एक विचारक का नाम है हॉब्स। क्या नाम है दोस्तों? हॉब्स। तो हॉब्स के अनुसार जो है, हॉब्स क्या बोलते हैं? हॉब्स बोलते हैं कि जो चाहो सो करो की स्थिति को स्वच्छंदता की स्थिति कहा, जो प्राकृतिक और अवस्था में उपलब्ध होती है। प्रकृति ने दोस्तों हम लोग को हमेशा आज़ाद रूप में इस जीवन के अंदर भेजा है। ठीक है, हम लोग जो है स्वतंत्र होकर आते हैं, लेकिन बाद में जो है समाज की जितने भी नियम कायदे कानूनों के अंदर हम लोग बंद के गुलाम हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरे शब्दों में आज़ादी का अर्थ है मानव को उस कार्य को करने का अधिकार जो करने के योग्य है। यानी कि मानव जो काम करने के योग्य वो काम अगर वो कर सकता है तो उसका मतलब वो क्या है? आज़ाद है। व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। यानी कि इंसान अपने मन का कुछ भी कर सके, अपनी प्रतिभा को निकाल सके, अपना विकास कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? आज़ादी बोलते हैं दोस्तों। फिर एक हमारे विचारक हुए जिनका नाम है वॉरकर। वॉरकर साहब क्या बोलते हैं दोस्तों? वॉरकर साहब के अनुसार व्यक्तियों की स्वतंत्रता या अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर आप आज़ाद है तो दूसरा भी आज़ाद है। ठीक है, आप सबको आज़ादी दी गई है। ऐसा नहीं कि आपको जो है कुछ भी सुनने की आज़ादी है, तो आप इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप तेज़ आवाज़ में गाना सुनोगे, लेकिन सामने वाले के पास ये भी तो आज़ादी है कि भैया वो शांति से बैठ सके, उसको शांत वातावरण मिले। तो आप गाना सुनने का आपके पास अधिकार तो है, लेकिन आप उस अधिकार का जो दुरुपयोग नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल खतरनाक वॉल्यूम के अंदर गाना सुनोगे जिससे कि उसके सामने वाले को जो है प्रॉब्लम होने लग जाए, तो उसके अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तो हर इंसान की आज़ादी दूसरे इंसान की आज़ादी से क्या हुई है? जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है दोस्तों कि आज़ादी व्यक्तित्व विकास की सुविधा तर्कसंगत है। अगर जो इंसान आज़ाद है वो अपने का व्यक्तित्व विकास कर सकता है, वो अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा उसका डिसाइड कर सकता है दोस्तों। तो आज़ादी का मतलब ही यही होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, तो हम लोग को अपना भविष्य चुनने का पूरा अधिकार है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हमारे पास पूरा जो है हमारे पास आज़ादी है। हम लोग को ऊपर कोई दबाव नहीं बनाता है। ठीक है, उसके बाद में 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की आदि व्यक्तियों ने शासन में भेदभाव, शोषणात्मक दमनात्मक नीतियों का विरोध कर आज़ादी को अपने जीवन का आदर्श बनाया। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि हम लोग को आज़ादी क्यों मिली? हम लोग को आज़ादी इसलिए मिली क्योंकि अंग्रेज़ों ने हम लोग को आज़ादी नहीं दी थी। फिर बाद में हमारे जो नेता वगैरह थे उन्होंने डिसाइड किया कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम अपने देश के प्रत्येक नागरिक को तमाम स्वतंत्रताएं देंगे जो हम लोगों को नहीं मिली थी, जो हमको अंग्रेज़ों ने नहीं दी थी। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से जो है आपके नेल्सन मंडेला जी ने जब ये साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने अपनी संविधान के अंदर कई सारे बदलाव किए थे। उन्होंने सबको जो है आज़ादी दी थी। इसी तरह से आंग सान सू की जी भी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता के प्रकार। आज़ादी के भी कई प्रकार होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, कई सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्राकृतिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्वतंत्रता। मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन न होना। ठीक है, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। उसके बाद में आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये क्या होता है दोस्तों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका मतलब होता है कि निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता है, जीवन की सुरक्षा है, विचार अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता है। इसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत। इसके अंदर एक विचार जो है, एक इंसान जो है कोई भी विचार सोच सकता है, उसके बाद में अपनी बात को रख सकता है। उसका मन करे तो वो हिंदू धर्म को फॉलो करे, उसका मन करे तो इस्लाम धर्म को फॉलो करे, क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करे। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी कि एक इंसान की अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी है कि वो क्या करे क्या ना करे।
उसके बाद में आता है दोस्तों राजनीतिक आज़ादी। राजनीतिक आज़ादी क्या होती है? राजनीतिक आज़ादी क्या होती है दोस्तों? तो राजनीतिक आज़ादी का मतलब होता है कि राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार। उदाहरण के तौर पर भारत के अंदर वोट डालने का अधिकार हो गया, इलेक्शन के अंदर खड़े होने का अधिकार हो गया। ये सब क्या हो गया? राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, हमारे देश के तमाम नागरिकों को ये तमाम अधिकार उपलब्ध हैं दोस्तों। उसके बाद में मतदान का अधिकार हो गया, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, शासन की नीतियों तथा कार्यों का समर्थन या विरोध करने का अधिकार भी कौन सा अधिकार कहलाता है? राजनीतिक आज़ादी कहलाता है। हमारे देश के अंदर सभी को राजनीतिक आज़ादी है। अगर जनता को किसी नेता की बात अच्छी नहीं लगी तो उसका विरोध कर सकती है। ठीक है, उसको मजबूर कर सकती है कि वो माफ़ी मांगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है आपका आर्थिक अधिकार। आज़ादी के अंदर एक आर्थिक अधिकार भी होता है। आर्थिक अधिकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? आर्थिक अधिकार का मतलब होता है कोई लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का अधिकार। हमारे देश के अंदर कोई इंसान कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का बिजनेस कर सकता है। उसके बाद में अभाव से मुक्ति का अधिकार, वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण का अधिकार। कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी बेच सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग वो तमाम चीज़ें खरीदेंगे बेचेंगे जो संविधान ने क्या कर रखा है, जिस पे प्रतिबंध लगा रखा है। उसी चीज़ों का आप व्यापार कर सकते हैं जिस पे कानूनी रोक नहीं है। ठीक है, तो ये आज़ादी के प्रकार हो गए दोस्तों। यहाँ से सवाल बहुत पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ लिबर्टी, टाइप्स ऑफ आज़ादी किसे बोला जाता है? तो आप लोग बताएंगे। पहले होती है प्राकृतिक स्वतंत्रता, फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर इसके अंदर एक टॉपिक आता है उदारवादी बनाम मार्क्सवादी विचारधारा। यह धारणा, ये क्या होता है दोस्तों? इसको भी समझ लेते हैं बढ़िया। उदारवादी क्या होते हैं और मार्क्सवादी क्या होते हैं? ठीक है, अब देखिए उदारवादी को समझते हैं। उदारवादी को समझते हैं दोस्तों। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम का पक्ष लिया है। उदारवादी विचारधारक वो होते हैं जो बोलते हैं कि भैया हमें हमेशा हमारा जो मार्केट होना चाहिए खुला होना चाहिए, कोई भी इस मार्केट के अंदर आकर व्यापार कर सकता है। उसके बाद में जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको जो है न्यूनतम पक्ष लेना चाहिए, यानी कि उसको बहुत कम इंटरफेयर करना चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है, हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। उदारवादी को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उदारवादी जो है सभी को साथ लेके चलने की बात करते हैं। बोलते हैं कि भाई पूंजीवादी बिजनेसमैन भी हमारे सोसाइटी के अंदर फले फूले। फिर उसके बाद में जो समाज की बात करता है वो भी हमारे समाज के अंदर फले फूले। जो गरीब है वो भी हमारे समाज के अंदर फले फूले। तो उदारवादी क्या होते हैं? उदारवादी को अगर हम लोग जो है देसी भाषा में समझने का प्रयास करें तो जिसका दिल बड़ा है। क्या है दोस्तों? जिसका हृदय बड़ा है, जो सबको जो है समान निगाह से देखता है। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उदारवादी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिबरल। वहीं पर जो है आगे देखते हैं, आगे क्या है? सकारात्मक उदारवादी हॉब्स एंड लॉक तथा लास्की समर्थन करते हैं कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबंधों का समर्थन करता है। कुछ सकारात्मक उदारवादी जैसे कि हॉब्स लॉक लास्की ये कहते हैं कि भैया कहीं कहीं हमें जो है कानूनों की ज़रूरत है, क्योंकि कानून नहीं रहेंगे तो लोग जो है अपने अधिकारों का क्या करेंगे? गलत उपयोग करेंगे, दूसरों की आज़ादी को खतरे में डालेंगे। तो कई बार जो है हमें प्रतिबंधों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। कहते हैं कि भैया आज़ादी जो होती है वो समानता से बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आज़ादी जो होती है सारे अधिकारों को जन्म देती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नज़र से देखा जाता है। फिर मार्क्सवादी या समाजवादी सामाजिक जीवन के ढांचे में उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। ठीक है दोस्तों, मार्क्सवादी क्या कहते हैं? मार्क्सवादी का कहना है कि भैया समाज के अंदर जो है भेदभाव है। किस प्रकार का भेदभाव है? अमीर गरीब का भेदभाव है दोस्तों। मार्क्सवादी का मानना है कि भैया अमीर जो हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? शोषण करते हैं। ठीक है, और गरीबों को जो उनकी आज़ादी नहीं मिल पाती है। तो मार्क्सवादी ये विचारधारा ये बोलती है वर्गीय के बोझ से दबे बुर्जुआ समाज में उसके निहितार्थ भिन्न वर्गों के लिए भिन्न होते हैं। इसलिए जब तक पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था नहीं आ जाती तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं। इनका मानना है कि समाज के अंदर जो पूंजीवादी, जो बिजनेसमैन हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो हमेशा गरीबों को दबा कर रखते हैं, और जब तक पूंजीवादी विचारधारा है तब तक गरीबों को जो है उनकी आज़ादी नहीं मिल पाएगी। तो मार्क्सवादी ये बोलते हैं दोस्तों। फिर इसके अंदर हम लोग समझेंगे दोस्तों प्रतिबंधों के स्रोत क्या हैं, कि हमें प्रतिबंध कहाँ कहाँ से आते हैं, प्रतिबंध क्या क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रतिबंधों के स्रोत तो आता है आपका कल्याणकारी राज्य। फिर उसके बाद में बलपूर्वक वो कानून के माध्यम से प्रतिबंध लगाया जाना, यानी कि सरकार ने जो है आप लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दी। जैसे कई बार जो होता है न्यूज़ रिपोर्टर एजेंसीज वगैरह होती है, उनके ऊपर क्या सरकार क्या कर देती है? प्रतिबंध लगा देती है।
कि ताकि वो सच्ची खबरें बाहर ना ला सके। उसके बाद में कई बार जो होता है किसी इंसान को जो है सरकार उसका आँख नाक सब कुछ बंद करवा देती ताकि वो सच्चाई को बाहर ना ला सके। इस तरह से जो है प्रतिबंध को लाया जाता है। उसके बाद में सवाल आता है कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है दोस्तों। ठीक है, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, क्या कारण है कि हमें प्रतिबंध हमारी आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, प्रतिबंध इसलिए ज़रूरी है कि दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति करना भी हमारे लिए क्या प्रतिबंध है। ठीक है, मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था कि मान लीजिए कि एक राम है, एक श्याम है। राम को जो है गाना सुनना बहुत पसंद है और श्याम को जो है, श्याम के पास ये आज़ादी है कि वो शांति से कहीं पर बैठ सके। ठीक है, बिना शोर के कहीं पर बैठ सके। राम खूब तेज गाना सुन रहे हैं तो राम के पास तो ये आज़ादी है कि वो गाना सुन सकता है, लेकिन श्याम के पास भी तो ये आज़ादी है कि वो शांति से एक शांत वातावरण के अंदर बैठ सके। तो राम को उसी आवाज़ पे गाना सुनना चाहिए जिससे कि जो है श्याम को प्रॉब्लम ना। अगर राम जो है बहुत हाई वॉल्यूम पे गाना सुन रहा है तो वो तो अपने अधिकारों का जो उसकी आज़ादी है उसको तो एंजॉय कर रहा है, लेकिन सामने वाले की आज़ादी को क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। तो इसलिए क्या है, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की हमें क्या करनी चाहिए, पूर्ति करनी चाहिए। उसके बाद में सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए, ठीक है, सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए कि भैया संसाधनों का तमाम अच्छी तरह से क्या कर सके, बंटवारा कर सके। टकराव की स्थिति को रोकने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, प्रतिबंध चाहिए होता है। सरकार तभी तो कानून बनाती है कि 10 बजे के बाद जो डीजे वगैरह नहीं चलेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर डीजे चलेंगे तो बाकी लोगों के क्या अधिकारों का हनन हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि हम लोगों को कानून बनाने चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हो गई जिसकी वजह से जो है हमें प्रतिबंधों की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अंदर एक टॉपिक आता है हानि का सिद्धांत। क्या दोस्तों, हानि का सिद्धांत। हानि का सिद्धांत समझने का प्रयास करते हैं। किसी कार्य के करने में आज़ादी में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। कोई किसी की आज़ादी में तब इंटरफेयर करता है जब उसको लगता है कि भैया उसकी आज़ादी जो है दूसरों के लिए क्या है, सिरदर्द बन चुकी है। सभ्य समाज के किसी समुदाय की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना है। ठीक है, तो जब आप जो है किसी के आज़ादी को, जैसे कि राम है, अगर राम ज़्यादा तेज से गाना सुनेगा तो सरकार को आना पड़ेगा, पुलिस को आना पड़ेगा। पुलिस रोकेगी, बोलेगी कि भैया तेरे अकेले के गाने सुनने की वजह से जो है बाकी सबको क्यों परेशानी झेलनी पड़े, बाकी सब क्यों अपने कानों में दर्द लें। तो इसलिए क्या है, वहाँ पर किसी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ेगा और राम का डीजे क्या करना पड़ेगा, बंद करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हानि का सिद्धांत बोलते हैं। जीएस मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा है, स्व संबंध और पर संबंध। स्व संबंध जिसका प्रभाव केवल कार्य करने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। ठीक है, राम तो जो है उसको लग रहा है कि मैं गाना सुन रहा हूँ तो मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन जिसमें करने वाले कार्य का प्रभाव अन्य बाहरी व्यक्तियों के ऊपर भी पड़ता है। यानी कि राम को नहीं पता कि उसका गाना सुनने की वजह से जो है वहाँ पर कोई बुजुर्ग इंसान है, ठीक है, किसी को दिल की बीमारी वगैरह है, तो ज़्यादा गाना सुनने से, ज़्यादा तेज आवाज़ में गाना सुनने से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है, तो उनके कार्यों से दूसरे को बड़ी क्या हो सकती है, हानि पहुँच रही है। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य को क्या करना पड़ेगा, हस्तक्षेप यानी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों हानि का सिद्धांत। क्या बोलते हैं दोस्तों, हानि का सिद्धांत। यानी कि बहुत सारे लोगों के अधिकारों, आज़ादी को बचाने के लिए किसी एक इंसान की आज़ादी पे प्रतिबंध लगाना ही क्या कहलाता, हानि का सिद्धांत कहलाता दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों व्यक्ति के कार्य क्या होता है, स्व संबंध और पर संबंध। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। यानी कि राज्य का किसी के, एक बार कम शब्दों में समझते हैं हानि का सिद्धांत। राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों व इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी को हानि से बचाना होता है। इसी को क्या बोलते हैं, हानि का सिद्धांत। फिर आता है दोस्तों स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी बनाम स्वतंत्रता, फ्रीडम। ये क्या होता है, इसको समझते हैं। स्वतंत्रता, लिबर्टी बनाम स्वतंत्रता, फ्रीडम। हम प्राय स्वतंत्रता की संकल्पना को फ्रीडम तथा लिबर्टी के समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग होते हुए देखते हैं, परंतु इन दोनों संकल्पनाओं के मध्य कुछ मूलभूत अंतर है जिन्हें समझना आवश्यक है। लिबर्टी जो शब्द है लैटिन शब्द से आया जिसका अर्थ है मुक्त व्यक्ति की स्थिति, जबकि स्वतंत्रता, लिबर्टी, अंग्रेजी शब्द फ्रीडम से बना जिसका अर्थ है मुक्त राज्य। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब कुछ और होता है और फ्रीडम का मतलब कुछ और होता है। लिबर्टी का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पर इंसान जो है मुक्त है, आज़ाद है, और फ्रीडम का मतलब होता है जहाँ पर एक मुक्त राज्य है। ठीक है, जहाँ पर कोई स्टेट वगैरह नहीं है। उसके बाद में लिबर्टी व्यक्ति की स्वतंत्रता की इच्छा के अनुसार कार्य करने तथा स्वयं को अभिव्यक्त करने की शक्ति है। ठीक है, लिबर्टी के अंदर जो है इंसान अपने आप को फ्री महसूस करता है, जबकि फ्रीडम की किसी के कार्य को निश्चित करने की शक्ति होती है। फ्रीडम लिबर्टी से अधिक ठोस संकल्पना है। फ्रीडम व्यक्ति के राज्य के साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ एवं परिस्थितियों के साथ संबंध संकल्पना, राज्य की लिबर्टी के माध्यम से अपने नागरिकों की फ्रीडम की गारंटी करता है। ठीक है, तो जो लिबर्टी है वो कहीं ना कहीं फ्रीडम से बहुत बड़ा है दोस्तों।
आगे देखते हैं, एक बार और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम एक व्यक्ति की मुक्त स्थिति है, कार्य करने की शक्ति है, यानी कि वो कोई भी काम धंधा कर सकता है, कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, यानी कोई भी काम करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इंसान क्या है, फ्रीडम है उसके पास। लेकिन लिबर्टी क्या होता है, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्र इच्छा की अवस्था, निर्णय लेने की शक्ति, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, किसी से भी आज़ाद हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिबर्टी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर एक बार जो है नकारात्मक और सकारात्मक आज़ादी को समझ लेते हैं। देखिए, नकारात्मक आज़ादी का मतलब क्या होता है। नकारात्मक आज़ादी भाव में इसका यह निहितार्थ है, यानी कि यह मतलब है कि जहाँ तक संभव हो प्रतिबंध बिल्कुल भी ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक आज़ादी। क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं, इसलिए इच्छानुसार करने के लिए छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक आज़ादी। हमारे देश के अंदर नकारात्मक आज़ादी नहीं है दोस्तों। अगर सबको नकारात्मक आज़ादी हो जाएगी तो समाज ही खराब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई किसी के ऊपर नकेल कसने वाला नहीं रहेगा। तो हमारे देश के अंदर क्या है, सकारात्मक आज़ादी, जिसके अंदर सरकार संविधान जो है नियम कायदे कानूनों के हिसाब से प्रतिबंध लगाता है। ठीक है दोस्तों, अब सकारात्मक आज़ादी को देखते हैं। सकारात्मक आज़ादी ये क्या होता है दोस्तों, सकारात्मक आज़ादी को डीएमओ कानूनों के अंतर्गत किसी ऐसी अवस्था में जिसमें मनुष्य अपना विकास कर सके। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है। अगर समाज को आगे बढ़ना है, कल्याण करना है, वेलफेयर करना है, तो हम लोग को आज़ादी के साथ साथ क्या चाहिए होगा दोस्तों, प्रतिबंध चाहिए होगा। मानव समाज में रहता है, उसे कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका जीवन बंधनों द्वारा भी नहीं। अब मानव क्या है, ठीक है, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान जो होता है कई सारे लोगों के बीच में रहता है। ठीक है, तो हम लोगों को दूसरे की आज़ादी का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करती है, सरकार सभी आज़ादी पर क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, सोच समझ के प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, इसलिए हमें क्या है, तर्कयुक्त बंधनों की क्या होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका सकारात्मक और नकारात्मक आज़ादी के अंदर अंतर। फिर इसके अंदर एक टॉपिक आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि अपनी बात को सामने वाले बात इंसान तक पहुंचाना, यानी अभिव्यक्त करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। इसको एक बार समझते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में सबल तर्क रखते हुए, एक नंबर में सवाल आएगा कि जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक का नाम क्या है, तो ऑन लिबर्टी की स्वतंत्रताएं उन्हें भी छोड़नी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत और भ्रामक लग रहे हों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में उसके बाद में क्या है दोस्तों कि इनका मानना है कि भैया कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता है, इंसान को अपनी बात को रखने का अधिकार है। गलत है या सही है, समाज उसको समझे और उस हिसाब से उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे। ठीक है, कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता, उसमें सच्चाई का भी कुछ अंश होता है। सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता बल्कि विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। जब किसी विचार के समक्ष एक विरोधी विचार आता है तभी उस विचार की विश्वसनीयता सिद्ध होती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में हमारी आज़ादी की रक्षा के उपाय क्या क्या हैं दोस्तों, हमारी आज़ादी को कौन कौन बचाता है। तो हमारी आज़ादी को सबसे पहले बचाता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतंत्र के अंदर दोस्तों सबके पास अधिकार है। यही अधिकार दोस्तों नेल्सन मंडेला जी के पास नहीं था। यही अधिकार दोस्तों आंग सान सूकी के पास नहीं था। ना तो अपने मनपसंद की सरकार को चुन सकते थे, नेता को चुन सकते थे, राजनीतिक अधिकार नहीं थे, आर्थिक अधिकार नहीं थे। लेकिन भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, तो हम जो है यहाँ पर हमारे पास जो है कई सारे अधिकार है दोस्तों, कई सारे हमारे पास आज़ादियाँ हैं दोस्तों। उसके बाद में हमारे देश के अंदर मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भी जो है दोस्तों आज़ादी को बढ़ावा देता है, उसको फ़ायदा उसके लिए। कानून का शासन, जहाँ पर कानून का शासन भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कानूनी जो होता है हम लोग की आज़ादी को क्या करता है, बढ़ावा करता है। हमारे पास न्यायपालिका है दोस्तों, न्यायपालिका क्या आज़ाद है। अगर हमारी आज़ादी पर कोई सवाल खड़े करेगा तो हम न्यायपालिका की शरण में जाएंगे और न्यायपालिका हमारी आज़ादी को बहाल करेगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण है दोस्तों, शक्ति किसी एक के पास नहीं है, शक्ति सबके पास है। इसलिए जो है क्या शक्ति संतुलन है दोस्तों। शक्तिशाली विरोधी दल है, हमारे देश के अंदर शक्तिशाली विरोधी दल है। अगर किसी भी समाज के वर्ग के साथ अगर बुरा होता है तो विरोधी दल सरकार का क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। फिर हमारे देश के अंदर आर्थिक समानता है, हमारे पास कई सारे विशेष अधिकार नहीं है। जागरूक जनमत है, हमारे देश की जनता जो है क्या है, जागरूक है, अपने आज़ादी के लिए क्या है, वो जागरूक है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज़ादी के चैप्टर को हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझा कि आज़ादी क्या होती है। आज़ादी कई प्रकार की होती है, सकारात्मक आज़ादी होती है, नकारात्मक आज़ादी होती है दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भैया हानि का सिद्धांत क्या था। ठीक है, हानि का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा।
उसके बाद में हम लोग को प्रतिबंध क्यों चाहिए। फिर उदारवादी तथा मार्क्सवादी पढ़ा हम लोगों ने। स्वतंत्रता के प्रकार पढ़े, जिसके अंदर हम लोगों ने प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक आज़ादी, उसके बाद में आर्थिक अधिकार को हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझा। फिर हम लोगों ने नेल्सन मंडेला जी के बारे में समझा, आंग सान सू की के बारे में समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है चैप्टर समझ में आया होगा, आज़ादी का मतलब समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, कि आज़ादी का मतलब क्या होता है। तो अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।